एक लड़की टोल प्लाजा पर खड़ी होकर किसी का इंतजार कर रही थी। तभी पीछे से एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो उसकी तरफ आती है और जोर से उसको टक्कर मारती है। जैसे ही उस लड़की को टक्कर लगता है वो दूर हवा में जाकर गिर जाती है और फिर स्कॉर्पियो उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे बहुत ही तेजी से स्पीड में निकल जाता है। जब वहां पर देख रहे सारे लोग दौड़कर उसको बचाने के लिए आते हैं और लड़की को जब पलट कर देखते हैं तो पता चलता है वो लड़की मर चुकी है। इतना जबरदस्त टक्कर वहां पर होता है। अब पुलिस वाले इसे हिट एंड रन केस का मामला दर्ज करके इसके पोस्टमार्टम के लिए इसकी लाश को भेज देते हैं। अब वो लड़की वहां पर टोल प्लाजा पर आखिर किसका इंतजार कर रही थी, जिसका इंतजार कर रही थी, क्या वो वहां पर उसको खोजते हुए आया या नहीं आया? क्या यह सड़क हादसा था या कोई सोची समझी साजिश? आइए ये हम समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी नोएडा के सेक्टर 22 में रहने वाली एक काजल चौहान की है, जिसकी उम्र 22 साल होती है। वो एक मार्केटिंग कंपनी में एक प्राइवेट नौकरी कर रही होती है। तभी उसकी मुलाकात एक शिव पांडे नाम से एक व्यक्ति से होता है। 1 साल पहले उसकी मुलाकात होती है और ये दोनों मुलाकात के बाद एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं और इसके बाद इन दोनों में आपस में प्यार हो जाता है। प्यार परवान चढ़ जाता है और उसके बाद ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। शिव पांडे और काजल चौहान जो है आपस में कोर्ट मैरिज में शादी कर लेते हैं। अब कहानी में एक नया मोड़ आ जाता है। शिव पांडे जो है पहले से ही शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम प्रतिमा पांडे था। वो ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 10 में रहते थे अपने पत्नी के साथ। अब उनके फोन पर एक बार फोन आने लगता है एक दिन, लेकिन वो अपना फोन छोड़कर कहीं चले गए थे। उनका फोन जो है उनकी बीबी जो प्रतिमा थी वो फोन को उठाती है और सामने से एक लेडीज की आवाज आने लगती है। बहुत झल्लाई हुई थी, एकदम चिढ़ी हुई थी। वो जोर जोर से उसको कुछ बातें कह रही थी। अब प्रतिमा जैसे ये सारी बातें सुनती हैं वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं कि ये लेडीज अपने, जैसे लग रहा है कि अपने पति को डांट रही है, इस हिसाब से ये बात कर रही है। वो फोन पर कुछ नहीं बोलती है और फोन को डिस्कनेक्ट करके फिर वो रख देती है। फिर वो प्रतिमा जो पांडे होती हैं वो अपने तरीके से तहकीकात करना स्टार्ट कर देती हैं, पता लगाने की कोशिश करती हैं वो लड़की कौन है। तब उनको जो पता लगता है उनकी आंखें चौंधिया जाती है। अब उनको समझ में आता है कि उनका पति जो है डबल गेम खेल रहा है, यानी कि उनको धोखा दे रहा है। अब प्रतिमा को जब सारा सबूत मिल जाता है उसके पति के खिलाफ, तब वो अपने पति शिव पांडे से पूछती है कि तुम्हारे जिंदगी में कोई और लड़की है? तब शिव पांडे के पास कोई जवाब नहीं रहता है उसको सच्चाई बताने के सिवा। शिव पांडे कहता है कि हाँ, मैं अब बुरी तरह से फंस गया हूँ। 1 साल पहले मेरी मुलाकात हुई थी काजल चौहान से एक कंपनी में। उसके बाद हम दोनों ने शादी भी कर लिया है। अब मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ। अब मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है इस दलदल से निकलने के लिए। शिव पांडे जो है प्रतिमा पांडे का हाथ पैर जोड़ने लगता है और उससे इस मुसीबत से निकलने का हल ढूंढने लगता है। अब प्रतिमा पांडे शिव पांडे को कहती है कि तुम उसको अपने घर पे बुलाओ, उससे हम लोग बात करेंगे कि कैसे वो हम लोगों का पीछा छोड़ेगी। इस हिसाब से बात करने के बाद मामला रफा दफा कर लेंगे। अब शिव पांडे जो है उस लड़की को, काजल चौहान को, अपने घर पे बुलाता है। जब काजल चौहान घर पे आती है तो देखती है प्रतिमा को, तो उसको भी समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है। तब पता चलता है कि ये इसकी पहली बीवी है और पहली बीवी को भी नहीं पता था कि ये इसकी सौतन है। इस तरह से जब ये आमने सामने होते हैं, आपस में खूब लड़ाई झगड़ा होता है। उसके बाद मामला तय होता है कि काजल कहती है कि मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए और जो तुम्हारा बैंक बैलेंस है उसमें मुझे हिस्सा चाहिए। इस तरह से बातें काजल जो है कहती है। अब ये बातें ये लोग सुनते हैं तो भौचक्का हो जाते हैं कि इनके मेहनत से बनाई गई प्रॉपर्टी में आधे का हिस्सा अगर इसको दे दिया जाएगा तो बहुत ही नुकसान होगा। इस तरह से ये लोग सोचते हैं, लेकिन वहां पे ये कहते हैं ठीक है, हम लोग बात करके आगे तुम्हें जो भी होगा वो हम लोग बताएंगे, तब तक तुम शांत रहना। अब काजल चौहान जो है वहां से उनके घर से, यानी कि ग्रेटर नोएडा सेक्टर 10 से अपने घर चली जाती है और कुछ दिन बाद उसको शिव पांडे जो है फोन करता है और कहता है कि तुम्हें प्रॉपर्टी के हिस्से जो चाहिए वो हम लोग देने के लिए तैयार है। तुम ऐसा करो कि 16 तारीख को, यानी 16 फरवरी 2025 की बात है, कि 16 तारीख को तुम जो तुगलका टोल प्लाजा है उसी के पास तुम मुझे मिलो। उसके बाद हम लोग बैठ कर जाएंगे कोर्ट में और वहां पे जो भी जमीन का कागज वगैरह है उसके हिसाब से हम तुम्हें प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर देंगे।
अब टोल प्लाजा पर वो काजल खड़ी थी, तब उसको फोन आता है कि तुम कहाँ पे हो। तब वो अपना लोकेशन बताती है और कुछ समय बाद उसी की तरफ एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो बहुत ही तेजी से आती है और उसको जोर का झटका मारती है और वो दूर जाके गिरती है और उसको कुचलते हुए स्कॉर्पियो बहुत ही तेजी से निकल जाती है। अब पुलिस वाले हिट एंड रन मामला केस समझकर इसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, लेकिन 18 फरवरी 2025 को इसके घर वाले तहरीर देते हैं हत्या की कि इसकी बेटी की हत्या की गई है। अब पुलिस हत्या के एंगल से जांच करना स्टार्ट करती है। चूंकि ये हत्या जो है टोल प्लाजा के पास में हुआ था, तो जो टोल प्लाजा का सीसीटीवी कैमरा होता है वो काफी अच्छे फ्रिक्वेंसी का होता है, दूर से ही कैप्चर कर लेता है। पुलिस वाले देखते हैं कि एक स्कॉर्पियो बहुत तेजी से टोल प्लाजा से होते हुए उस लड़की को टक्कर मार के निकल जाती है। पुलिस वाले उस स्कॉर्पियो का नंबर ट्रैक कर लेते हैं और आईटीओ की मदद से उसके ओनर के पास पहुंच जाते हैं। उसका ओनर जो होता है वो शिव पांडे ही होता है। अब पुलिस वाले उससे तहकीकात करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो शिव पांडे बताता है कि उस टोल प्लाजा पर एक लड़की खड़ी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और उससे मेरी टक्कर हो गई। अगर उसके हिसाब से जो भी मुझे सजा बनती है आप मुझे दे सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस वालों को इसकी बातों में झोल लग रहा था, कुछ गड़बड़ी लग रहा था। अब पुलिस वाले जो है अच्छी तरीके से सीसीटीवी कैमरे को दोबारा से उसके सामने प्ले करते हैं, तब पता चलता है कि उस स्कॉर्पियो में एक और लेडीज बैठी हुई थी। अब पुलिस वाले पूछते हैं ये महिला कौन है, तो वो बताता है कि ये मेरी बीबी प्रतिमा बैठी हुई है। अब प्रतिमा को बुलाया जाता है और प्रतिमा से भी पुलिस वाले पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। प्रतिमा से थोड़ी ही शक्ति दिखाते हैं पुलिस वाले, तभी वो टूट जाती है और पूरी कहानी जो है पुलिस वालों के सामने बयां कर देती है कि किस तरीके से उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उससे छुटकारा पाने के लिए इस तरह से षड्यंत्र रचने के बाद उसको गाड़ी से कुचलकर उसको मार देने का हम लोगों का पूरा प्लान था, क्योंकि वो प्रॉपर्टी में हम लोगों के हिस्सा चाहती थी और हम लोग प्रॉपर्टी में उसको हिस्सा नहीं देना चाहते थे। ये मामला रोड एक्सीडेंट में चला जाता और अगर हम लोग पकड़े भी जाते तो कुछ साल की सजा होती और उसके बाद हम लोग छूट जाते। इस तरह से पूरा षड्यंत्र रचा गया था। लेकिन अपराधी कितना भी शातिर हो, कहीं ना कहीं ऐसे सबूत छोड़ जाता है जिससे उसके गुनाहों की सजा उसको मिल जाती है। इस तरह की क्राइम की स्टोरी सुनाना किसी को हर्ट करना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप सचेत रहें और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखें। कब कौन सी घटना घट जाएगी ये कोई नहीं कह सकता।